We had started in the previous class the effects of the French Revolution. And in this class we are going to read the revolutionaries declared that it was their mission and destiny to spread the revolutionary ideas all across Europe. यानी रिवॉल्यूशनरीज ने ये ऐलान किया कि उनका उद्देश्य और उनकी ये किस्मत है, गॉड हैज गिवन देम द पावर, द गॉड हैज ऑथराइज्ड देम टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑल अक्रॉस यूरोप। पूरे यूरोप के लोगों को एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म यानी निरंकुश राजतंत्र से मुक्ति दिलाने का जिम्मा भगवान ने उन लोगों को सौंपा है, ऐसा फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का मानना था। और इसी का परिणाम था कि when the news of the events of France reached different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began to set up Jacobin clubs. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समाचार जब यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचा, यूरोप के विभिन्न भागों में पहुंचा, तो मिडिल क्लास के लोग, एजुकेटेड जो क्लास के लोग थे, स्टूडेंट्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म के खिलाफ उठ खड़े हुए। चूंकि फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक क्लब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन नामक एक सेंट के आधार पर इस क्लब का नाम जैकोबिन क्लब रखा गया था। जैकोबिन क्लब के मेंबर प्रारंभ में लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, जैसे कोबलर यानी मोची, कारपेंटर यानी बढ़ाई, या इसी टाइप के वर्कर्स जो लोग थे, वाशरमैन या अदर जो पुअर पीपल थे। ये लोग पुअर पीपल जो सफाई कर्मी थे, मोची, धोबी, इस टाइप के लोग जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। फ्रांस में रिवॉल्यूशन का जब प्रारंभ हुआ था तो एक्चुअली इंटेलेक्चुअल्स ने स्टार्ट किया था, और ये इंटेलेक्चुअल्स और मिडिल क्लास के लोग थे एक पार्टी में जिसका नाम था जीरोनदिस्ट पार्टी, जीरोनदिस्ट पार्टी। लेकिन शीघ्र ही फ्रांस का रिवॉल्यूशन जीरोनदिस्ट पार्टी के हाथों से निकलकर जैकोबिन क्लब के लोगों के हाथों में आ गया, और जैकोबिन क्लब के लोगों ने खुद एक पार्टी बना लिया। इसको जैकोबिन पार्टी के नाम से जाना गया, और शीघ्र ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शासन सत्ता जैकोबिन पार्टी के हाथों में आ गई, जैकोबिन्स के हाथों में आ गई। रॉबस्पियर, दांते और सेंट जस्ट नामक 3 रिवॉल्यूशनरीज के नेतृत्व में फ्रांस में एक रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो फ्रांस की घटनाओं की सूचना जैसे जैसे यूरोप के विभिन्न भागों में फैली, वैसे वैसे हर जगह लोग एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म से त्रस्त थे। हर जगह लोग मुक्ति चाहते थे, निरंकुश राजतंत्र से छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे लोग। और इस तरह से लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्वागत किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज का स्वागत किया लोगों ने। और लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने देशों में जो एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म था, ऑटोक्रेसी था, उसको उखाड़ फेंकने में
फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज की सहायता मांगी और इस प्रकार से फ्रेंच आर्मीज भेजी गई। फ्रांस की सेनाएं यूरोप के विभिन्न भागों में भेजी गई। रिवॉल्यूशन के प्रचार प्रसार के मकसद से फ्रांस की सेना यूरोप के विभिन्न भागों में गई, जिसके अंतर्गत हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली इत्यादि भागों में यूरोप में फ्रांस की सेना भेजी गई। और इस तरह से फ्रांस की सेना के द्वारा रिवॉल्यूशनरी आइडियाज का पूरे यूरोप में प्रचार प्रसार किया गया। फ्रांस में रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, जिसका कि जिक्र हम लोग कर रहे थे कि रॉब्सपियर, सेंट जस्ट और दांते के नेतृत्व में फ्रांस में एक रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन रॉब्सपियर और सेंट जस्ट ने शीघ्र ही एक रेन ऑफ टेरर कायम कर लिया। एक रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य कायम कर लिया फ्रांस में। उन्होंने सभी इंटेलेक्चुअल्स को, सभी जीरोंदिस्ट पार्टी के नेताओं को क्रांति विरोधी यानी एंटी रिवॉल्यूशनरीज कह करके उन्हें मौत की सजा यानी गिलोटिन की सजा देना शुरू कर दिया। फ्रांस के जितने भी प्रमुख जीरोंदिस्ट पार्टी के नेता थे, वन बाय वन करके सबों को गिलोटिन की सजा यानी मौत की सजा दे दी गई। अंतोगत्वा जैकोबिन पार्टी के लोगों को भी पकड़ पकड़ करके गिलोटिन पर चढ़ाया जाने लगा। सिर्फ एक शॉर्ट ट्रायल होता था और उस शॉर्ट ट्रायल के माध्यम से एक ही पनिशमेंट दिया जाता था और वो है एक्सिक्यूशन यानी मृत्युदंड। और अंतोगत्वा रेन ऑफ टेरर जब चरम स्थिति पर पहुंचा तो जैकोबिन पार्टी के भी अधिकांश लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। और एक समय आया कि ये जो तीनों की तिकड़ी थी, रॉब्सपियर, सेंट जस्ट और दांते, इसमें से दांते को पहले गिलोटिन पर चढ़ाया गया, फिर दो बचा। अंतिम में रॉब्सपियर ने सेंट जस्ट को गिलोटिन पर चढ़ा दिया, अंतिम में रॉब्सपियर बचा तो उसको पार्लियामेंट के मेंबर्स ने ऑर्डर देकर के गोली मरवा दिया और उसको भी गिलोटिन पर लास्ट में चढ़वा दिया घायल अवस्था में। और इस तरह से फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन 1789 में जिन आइडियल्स को लेकर के, आदर्शों को लेकर के हुआ था, वो धूल धूसरित हो गया, वो पूरा नहीं हो सका। और जिसका परिणाम था कि फ्रांस में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप का राइज हुआ नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में। फ्रांस में एक महान शख्सियत का उदय हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण सैनिक से अपनी वीरता और अपने कौशल का परिचय देते हुए, अपने वॉर स्किल का परिचय देते हुए फ्रांस के शीर्ष मिलिट्री पोस्ट को हासिल किया था। नेपोलियन ने रेन ऑफ टेरर और उसके बाद फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन की जो दुर्दशा देखी, उसके बाद उसने शासन की सत्ता अपने हाथों में ले ली। नेपोलियन एक बहुत बड़ा कंक्वेरर था, विजेता था। नेपोलियन के निर्देश पर फ्रांस की सेनाओं को यूरोप के विभिन्न भागों में भेजा गया। इटली, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड या यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी नेपोलियन ने अपनी सेना को भेजा और वहां के लोगों को एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म से मुक्ति दिलाई। नेपोलियन एक सिर्फ मिलिट्री कंक्वेरर नहीं था, एक मिलिट्री डिक्टेटर नहीं था, बल्कि नेपोलियन की अगर गणना इतिहास में की जाती है, नेपोलियन का नाम अगर इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, तो न सिर्फ उसके मिलिट्री कंक्वेस्ट के कारण, उसके सैनिक विजयों के कारण उसका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में नहीं लिखा गया है, बल्कि उसके रिफॉर्म्स के कारण। यानी नेपोलियन वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर। नेपोलियन एक बहुत बड़ा सुधारक था। उसने फ्रांस की सत्ता को प्राप्त करने के बाद कई प्रकार के सुधार किए और इन सुधारों के अंतर्गत सबसे पहला है
कि नेपोलियन ने प्रिविलेजेस का अंत कर दिया। नोबल्स और क्लर्जी मैन को जो डिफरेंट टाइप के प्रिविलेजेस प्राप्त थे बाय बर्थ, जन्म से ही, जन्म के आधार पर नोबल्स और क्लर्जी मैन को जो प्रिविलेजेस दिए गए थे, उन प्रिविलेजेस का नेपोलियन ने अंत कर दिया। यानी अब सभी लोग फ्रांस के समान हो गए। अब किसी को बर्थ के आधार पर अब प्रिविलेज फ्रांस में नहीं था। तो नेपोलियन का पहला ये रिफॉर्म था। इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने अदर जो रिफॉर्म किया, उसके अंतर्गत था इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम कानून का प्रचलन था। एक नियम कानून पूरे फ्रांस में लागू नहीं था। यानी फ्रांस में देयर वाज नो रूल ऑफ लॉ बिफोर नेपोलियन। लेकिन नेपोलियन ने रूल ऑफ लॉ कायम किया, यूनिफॉर्म लॉज को फॉर्मुलेट करवाया, एक समान कानून फ्रांस के सभी लोगों के लिए बनाया। और इस तरह से फ्रांस में नेपोलियन के कारण सभी लोग कानून की दृष्टि में इक्वल हो गए। कानून की नजर में फ्रांस के सभी लोग बराबर समझे गए, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, चाहे कोई प्रिस्ट क्लर्जीमैन हो या नोबल्स हो या कॉमन पीपल हो। फ्रांस के सभी लोगों को कानून की नजर में समान माना गया, क्योंकि नेपोलियन ने कई यूनिफॉर्म लॉज फॉर्मुलेट करवाए। इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने फ्रांस के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े अच्छे अच्छे कानूनों को भी संग्रहित करवाया। और इसके अतिरिक्त जो अन्य कानूनों का निर्माण करने की आवश्यकता थी, उसका निर्माण भी नेपोलियन ने करवाया। नेपोलियन के रिफॉर्म के अंतर्गत नेक्स्ट जो रिफॉर्म था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी फ्रांस के सभी सिटीजन्स को दिया। यानी सभी लोगों को संपत्ति का अधिकार मिला, सभी लोग अपनी संपत्ति रख सकते थे। ये अधिकार फ्रांस के नागरिकों को नेपोलियन ने दिया। नेपोलियन ने इन अधिकारों को, इन सुधारों को एक संहिता, कानून संहिता यानी कोड ऑफ लॉ के माध्यम से कलेक्ट करवाया, जिसको नेपोलियनिक कोड ऑफ लॉ या सिविल कोड ऑफ लॉ 1804 के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने अपने सभी रिफॉर्म्स को एक कोड ऑफ लॉ यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कंपोज किया, जिसको नेपोलियनिक कोड ऑफ लॉ या सिविल कोड ऑफ 1804, क्योंकि ये कोड ऑफ लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1804 में बनाया गया था। और इस तरह से नेपोलियन दुनिया का पहला शासक साबित हुआ जिसने एक कोड ऑफ लॉ का निर्माण करवाया। नेपोलियन से पूर्व संसार के कोई भी ऐसे शासक नहीं थे जिन्होंने कोड ऑफ लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कानून संहिता का निर्माण करवाया था। तो नेपोलियन के कोड ऑफ लॉ के अंतर्गत हम लोगों ने स्टडी किया कि प्रिविलेजेस का एंड कर दिया, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया, कानून के समक्ष सबों को बराबर का अधिकार दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी सभी लोगों को दिया गया। और इसके अतिरिक्त एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, नेक्स्ट रिफॉर्म जो नेपोलियन का था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। पूरे फ्रांस की शासन व्यवस्था को, जो हाईली सेंट्रलाइज्ड थी, रिवॉल्यूशन से पूर्व पूरे फ्रांस की शासन व्यवस्था सिर्फ लुई 16 के हाथों में कंसंट्रेटेड थी। नेपोलियंस ने उसको डिवाइड किया, जो है डिवीजन ऑफ पावर का जो के प्रिंसिपल का उसने सहारा लिया। और नेपोलियन ने पूरे फ्रांस को कई स्टेट्स में डिवाइड किया और स्टेट को अलग अलग अधिकार प्रदान किए। और इस तरह से स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी पूरे फ्रांस को कई स्टेट्स में, स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स में, और हर जगह अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था करवाई। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन किया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, पावर्स का डिवीजन किया, सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था उसकी व्यवस्था को खत्म किया, जिससे कि सभी लोगों को डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में भाग लेने का मौका मिले, सभी लोगों को शासन के कार्य में
भाग लेने का मौका मिल सके। नेपोलियन के अदर रिफॉर्म के अंतर्गत था फ्यूडल सिस्टम को जो है एबोलिश किया। फ्यूडल सिस्टम को यानी फ्यूडलिज्म को, फ्रांस बुरी तरह से फ्यूडलिज्म में जकड़ा हुआ था और इस कारण से फ्रांस एक नेशन स्टेट के रूप में इमर्ज नहीं कर रहा था। नेपोलियन ने सभी फ्यूडल इंस्टीट्यूशंस को समाप्त कर दिया, आम लोगों को मेनोरियल ड्यूज से मुक्त कर दिया, सर्फडम यानी दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से नेपोलियन ने सर्फडम यानी दास प्रथा से किसानों को मुक्त किया, मेनोरियल ड्यूज से सबों को मुक्त कर दिया और फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया। नेपोलियन से पूर्व पूरे फ्रांस में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब हुआ कि एक प्रकार एक बिजनेस के लोग वही बिजनेस सिर्फ कर सकते थे। जैसे कोई गोल्ड स्मिथ है तो सिर्फ सोना का ही काम कर सकता था, कोई ब्लैक स्मिथ है तो सिर्फ लोहा का ही काम कर सकता था, कोई कारपेंटर है तो वही सिर्फ लकड़ी का काम कर सकता था। कोई अदर पर्सन अगर ये सब काम करना चाहे तो उसको अलाउ नहीं मिल सकता था। इसको कहा जाता था गिल्ड सिस्टम। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन के चलते कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार का कार्य करने में सक्षम नहीं था। लेकिन नेपोलियन संसार का पहला ऐसा शासक हुआ जिसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को समाप्त कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति अपने स्किल के आधार पर गोल्ड स्मिथ बन सकता था, ब्लैक स्मिथ बन सकता था, कारपेंटर बन सकता था, अपने स्किल के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर। तो इस तरह से गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को समाप्त करके कुछ लोगों का जो मोनोपोली था, कुछ लोगों का जो वर्चस्व था, उसको नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। नेपोलियन के अदर रिफॉर्म्स के अंतर्गत था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इंप्रूव्ड। नेपोलियन ने यातायात की व्यवस्था को सुचारू किया, देश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया ताकि एक फ्रांस के एक भाग के लोग दूसरे भाग तक आ जा सके, एक जगह का मैसेज दूसरे जगह तक जा सके। इसलिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिस्टम को नेपोलियन ने न सिर्फ इंप्रूव किया बल्कि इसके लिए व्यवस्था की ताकि पूरे फ्रांस के लोग एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट होकर रह सकें। नेपोलियन के अदर रिफॉर्म्स के अंतर्गत था वेट्स एंड मेजर्स का स्टैंडर्डाइजेशन। नेपोलियनिक कोड ऑफ लॉ के डिफरेंट फीचर्स का अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। नेपोलियनिक कोड ऑफ लॉ या सिविल कोड ऑफ लॉ 1804 के अंतर्गत एक व्यवस्था थी वेट्स एंड मेजर्स का स्टैंडर्डाइजेशन। नेपोलियन ने वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया, यानी 1 kg कितना बड़ा होगा या कितना भारी होगा, उसके लिए नेपोलियन ने एक स्टैंडर्ड बना दिया। 1 मीटर का कितना लेंथ होगा उसका एक स्टैंडर्ड, एक यूनिट बना दिया और उसको एक जगह पर नेपोलियन ने उसको सुरक्षित रखवाया ताकि पहले क्या था फ्रांस में कि अलग अलग लोग अलग अलग टाइप का केजी रखते थे, किलो रखते थे, अलग अलग टाइप का मीटर रखते थे, अलग अलग टाइप का गज इस्तेमाल करते थे। लेकिन नेपोलियन ने स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब एक सरकारी स्तर पर 1 kg का वेट फिक्स हो गया, 1 मीटर का लेंथ फिक्स हो गया, 1 गज का लेंथ फिक्स हो गया। अब उसी के आधार पर सबको अपने को एडजस्ट करना था। तो इस तरह से नेपोलियन संसार का सबसे पहला व्यक्ति था, सबसे पहला शासक था जिसने वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज करके व्यापार व्यवसाय में, बिजनेस में जो एनार्किज्म था, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, उसको समाप्त कर दिया। नेपोलियन ने अदर रिफॉर्म्स किया। उसके अंतर्गत पूरे देश में अलग अलग प्रकार की करेंसी का पहले प्रचलन था। देश के विभिन्न भागों में फ्यूडल लॉर्ड्स अलग अलग टाइप के करेंसी रखते थे। सभी फ्यूडल लॉर्ड का अपना अपना करेंसी होता था, लेकिन सभी करेंसी को खत्म करके नेपोलियन ने एक करेंसी पूरे फ्रांस में चलाया जिससे कि व्यापार व्यवसाय में, बिजनेस में लोगों को सुविधा हो सके, व्यापारी वर्ग को सुविधा हो सके, एक करेंसी के माध्यम से पूरे फ्रांस में वो व्यापार कर सके। इसलिए नेपोलियन ने अलग अलग फ्रांस की सैकड़ों प्रकार की करेंसी को समाप्त कर दिया और एक प्रकार की करेंसी जो है फ्रैंक को पूरे फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया। इससे ट्रेड एंड कॉमर्स के क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट हुआ। नेपोलियन के अन्य सुधारों के अंतर्गत जो है था
बैंक ऑफ पेरिस की स्थापना, नेपोलियन ने बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट इत्यादि को हेल्प करने के लिए बैंक ऑफ पेरिस की स्थापना की, जिससे बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दिया जाता था कि अपना बिजनेस और इंडस्ट्री वो बूस्ट कर सके। और इस तरह से ऐसा करके नेपोलियन ने बिजनेस को और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। नेपोलियन के इन प्रयासों के चलते न सिर्फ पूरे देश में रूल ऑफ लॉ लागू हुआ, यूनिफॉर्मिटी कायम हुई, बल्कि इंडस्ट्री और ट्रेड का काफी डेवलपमेंट हुआ। इसी के साथ नेपोलियनिक कोड ऑफ लॉ का विश्लेषण, एनालिसिस समाप्त होता है। थैंक यू।